आज की खूबसूरत कहानी को शुरू करते हैं। मेरी शादी 21 साल की उम्र में हुई थी। घर वाले अच्छा घर देखकर जल्दी ही मेरी शादी तय कर दिए थे। मेरे पति मुझसे काफी बड़े थे। उनकी उम्र 33 साल थी। जब मैं उनसे मिली तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि मैं इतनी छोटी उम्र में किसी बड़े आदमी से शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। पर घर वालों का मान रखना था, इसलिए शादी हो गई। शुरुआत में तो मैं बस जैसे तैसे अपनी जिंदगी चला रही थी, पर धीरे धीरे मुझे उनकी उम्र का फर्क खटकने लगा। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और उनके हाथ भी जैसे बर्तन की तरह कठोर थे। मैं जब उनके हाथों को देखती तो मन ही मन गुस्सा आता। मुझे लगता कि मेरी जिंदगी बस यूं ही चलती रहेगी, बिना किसी खुशी के। पर सब कुछ तब बदल गया जब मेरे भांजे पंकज का हमारे घर आना हुआ। पंकज मेरे मामा का बेटा था। वो हमारे गांव के पास ही के एक कस्बे में रहता था और पढ़ाई कर रहा था। उसकी उम्र 19 साल थी और वो देखने में बेहद मासूम और सीधा था। जब वो हमारे घर आया तो उसकी मासूमियत और सरलता ने मेरा ध्यान खींचा। वो मेरा भांजा था और मैंने उसे हमेशा छोटे भाई की तरह ही माना था। उसका हमारे घर आना जाना लगा रहता था और मैं उसे हर तरह से मदद करती थी, जैसे उसकी पढ़ाई में या घर के छोटे मोटे कामों में। एक दिन ऐसा हुआ कि घर में कोई नहीं था। मेरे पति अपने काम पर गए हुए थे और मैं अकेली घर में थी। अचानक पंकज बाथरूम से निकलकर तौलिया लपेटे हुए दौड़ता हुआ मेरे कमरे में आया। वो बहुत घबराया हुआ लग रहा था। उसने कहा, मामी, मुझे जल गया है, जल्दी देखो ना। मैं तुरंत उसके पास गई और पूछा, कहाँ जल गया है? उसने अपनी कमर की तरफ इशारा किया। ऐसा कहकर वह मेरे बेड पर गिर गया। मैंने देखा उसकी आंखों में दर्द था और मैं चिंतित हो गई। क्या हुआ पंकज? मैंने पूछा। वह बोला, मामी आओ ना। जब मैं उसके पास गई तो अचानक उसकी कमर पर लपेटा हुआ तौलिया एक तरफ खिसक गया। मैंने देखा उसका चेहरा मेरे पास था और उसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मैंने सोचा कि यह सब केवल एक बच्चे की मासूमियत है, लेकिन कुछ ही पलों में उसने ऐसा कुछ किया जिसने मेरा दिल दहला दिया। उसने मेरे करीब आकर लगातार 5 घंटे मैं 21 साल की थी जब मेरी शादी हुई और मेरे पति मुझसे उम्र में बहुत बड़े थे। उनकी उम्र 33 साल थी और ये उम्र का फर्क मेरे लिए हमेशा एक दीवार जैसा बना रहा। जब मैं उनसे शादी करके उनके घर आई तो वे मेरी सुंदरता को देखकर बेहद खुश रहते थे। उनका कहना था कि मैंने उनकी जिंदगी में खुशियां भर दी हैं, पर मैं कभी भी उन्हें अपने पास सोने नहीं देती थी। मेरे दिल में उनके लिए कोई आकर्षण नहीं था और धीरे धीरे ये दूरी और बढ़ती चली गई। मैं अकेली रहने की आदी हो गई थी और अपने बूढ़े पति के पास जाने का तो सवाल ही नहीं था। हालांकि कुछ वक्त के बाद मुझे भी महसूस होने लगा कि मेरे जीवन में किसी साथी की कमी है, पर मैं किसी भी हाल में अपने पति के करीब नहीं जा सकती थी। मेरी जिंदगी जैसे खाली सी हो गई थी। तभी अचानक एक दिन मेरे घर में मेरी ननद के बेटे यानी मेरे भांजे पंकज का आना हुआ। पंकज हॉस्टल में पढ़ाई कर रहा था और परीक्षाएं चल रही थीं, इसीलिए वो हमारी शादी में भी नहीं आ सका था। उस दिन कोई सूचना भी नहीं दी थी उसने। बस यूं ही अचानक हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला और सामने पंकज खड़ा था। वो मुस्कुराते हुए अंदर आया और सबसे गले मिलने लगा। मेरे पति, सास, ससुर सबके साथ उसने अपनापन दिखाया। उसके बाद वह मेरे पास आया और बिना किसी झिझक के मुझे भी गले लगा लिया। मैं थोड़ी हैरान थी, क्योंकि हमने पहले कभी मुलाकात नहीं की थी, लेकिन उसके गले लगने में एक अजीब सा अपनापन था, जैसे वो मुझे पहले से ही जानता हो। मुझे थोड़ी असहजता हुई, पर मैं कुछ कह नहीं पाई। पंकज का व्यवहार बिल्कुल सीधा साधा था। वो मुझसे बड़ी आसानी से बातें करने लगा, जैसे हम सालों से मिलते रहे हों। लेकिन जब मेरे पति ने उसे मुझसे बात करते देखा तो उनके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। शायद उन्हें ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि पंकज मुझसे इतने सहज तरीके से बातें कर रहा था। माहौल में थोड़ी खटास महसूस होने लगी थी, इसलिए मैंने बात को बदलने के लिए मुस्कुराते हुए पूछा, अरे पंकज, इतनी जल्दी अचानक कैसे आ गए? कोई खबर भी नहीं दी। मेरे इतना पूछते ही मेरी सासू माँ ने बीच में टोक दिया, तू कौन होती है ये पूछने वाली? मेरी बेटी का बेटा है, जब चाहे आ सकता है। उनके ये शब्द सुनकर मैं चुप हो गई और माहौल थोड़ा भारी हो गया।
मैं समझ गई थी कि पंकज के साथ मेरे ज्यादा बातचीत करने से यहाँ के लोग खुश नहीं थे, खासकर मेरे पति। के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ी घबरा गई। मेरा सवाल तो बस एक सामान्य बातचीत का हिस्सा था, मगर सासू माँ को ये शायद कुछ और ही लगा। मैंने धीरे से सफाई दी। नहीं मम्मी जी, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा तो बस इतना कहना था कि पंकज हमारी शादी में नहीं आ पाया था, तो अब अचानक कैसे आ गया? मुझे ये जानने की जिज्ञासा थी। सासू माँ कुछ बोलने ही वाली थी कि पंकज ने बीच में हस्तक्षेप किया। वो बड़े आराम से बोला, नानी, मामी ने तो बस एक साधारण सा सवाल किया है। आप उन पर गुस्सा क्यों हो रही हैं? वो सिर्फ इतना जानना चाह रही थी कि मैं इतनी जल्दी कैसे आ गया, और इसमें कुछ गलत नहीं है। पंकज की इस बात से माहौल थोड़ा ठंडा हुआ। फिर वो मेरी ओर देखता हुआ बोला, मामी, आपकी शादी के समय मेरी फाइनल परीक्षा चल रही थी, इसलिए मैं आ नहीं पाया था। उस वक्त बहुत अफसोस हुआ था कि आपकी शादी मिस हो गई, लेकिन अब आ ही गया हूँ तो आपकी सारी कसर पूरी करवा के ही जाऊंगा। आपसे जितना लाड प्यार मिल सकता है वो लेकर ही यहाँ से निकलूंगा। जब मेरा मन भर जाएगा तभी जाने का सोचूंगा। उसकी बात सुनकर पूरे घर में हंसी का माहौल हो गया। सासू माँ भी, जो पहले गुस्से में थी, अब मुस्कुरा रही थी। मेरे पति, जो पंकज से कुछ नाराज से लग रहे थे, अब उन्होंने भी राहत की सांस ली। सबको देखकर मुझे भी अच्छा लगने लगा। पंकज कितने दिनों तक हमारे घर रहने वाला है, ये मैंने उससे नहीं पूछा था। कुछ देर बाद पंकज फ्रेश होकर बाहर आया। सासू माँ ने मुझे उसके लिए नाश्ता लाने को कहा। मैं नाश्ते की प्लेट लेकर पंकज के पास जा रही थी, तभी अचानक मेरा पैर फिसला और हाथ से प्लेट पंकज के ऊपर गिर गई। नाश्ता उसके कपड़ों पर गिर गया। ये देख सासू माँ मुझ पर चिल्लाई, अभी के अभी उसके कपड़े साफ कर। उस समय मेरे पति घर पर नहीं थे, वह सामान लेने बाहर गए हुए थे। सासू माँ की डांट सुनकर मैं घबराते हुए किचन में कपड़ा लेने गई। कपड़े साफ करने से पहले मैंने सासू माँ से फिर से पूछा, मम्मी जी, क्या सच में मुझे पंकज के कपड़े साफ करने चाहिए? इस पर उन्होंने गुस्से में कहा, और कौन करेगा? यह सारा गड़बड़ तुमने की है, तो तुम्हें ही इसे ठीक करना होगा। पंकज इस सब के बीच चुप था और खुद अपने कपड़े साफ करने की कोशिश नहीं कर रहा था। मुझे उसके कपड़े साफ करते हुए बहुत शर्म आ रही थी, क्योंकि नाश्ता उसकी कपड़ों पर ऐसी जगह गिरा था जहां मैं उसे छूने में हिचकिचा रही थी। पंकज खुद अपने कपड़े साफ कर सकता था, लेकिन वह चाहता था कि मैं ही उसके कपड़े साफ करूं, इसलिए वह कुछ नहीं बोल रहा था। तभी पंकज ने मुझे प्यार भरी नजरों से देखना शुरू किया। उसने बारीकियों से बताना शुरू किया कि मुझे उसके कपड़े कैसे साफ करने चाहिए। जब मैं उसके कपड़े साफ कर रही थी, तभी अचानक मेरे पति वहां आ गए। मुझे यह काम करते देख उन्होंने मुझ पर गुस्सा होकर कहा, तुम यह काम क्यों कर रही हो? मैंने उन्हें समझाया, मैं यह काम अपने मन से नहीं कर रही हूँ, बल्कि सासू माँ के कहने पर कर रही हूँ। इस पर रंजीत यानी मेरे पति ने सासू माँ से नाराज होकर कहा, माँ, पंकज अब बच्चा नहीं रहा, जो तुम मेरी पत्नी से उसका यह काम करवा रही हो। जो हुआ वह एक दुर्घटना थी। आगे से उसे किसी पुरुष का काम करवाने की कोशिश मत करना। यह कहकर रंजीत ने मेरे हाथ से कपड़ा हटाया और वहां से चले गए। उन्होंने लाया हुआ किराने का सामान वहीं रख दिया था। फिर मैं वह सामान लेकर किचन में चली गई। पंकज भी मेरे पीछे पीछे आया। जब वह नलकी पर हाथ धो रहा था, तो वह खुद से बड़बड़ा रहा था, जिसके कारण उसका चेहरा अचानक उदास लगने लगा। उसकी बड़बड़ाहट मेरे कानों तक पहुंची। मैंने उससे पूछा, पंकज, तुम्हें यहाँ आए कुछ ही घंटे हुए हैं, इतनी जल्दी घर जाने का विचार क्यों कर रहे हो? उसने कहा, मैं तो पराया हूं ना, फिर मैं यहाँ क्यों रुकूं? मामा मुझे पराया समझते हैं, और शायद तुम भी मुझे पराया समझती होगी। पराये लोगों के बीच रहकर मैं क्या करूंगा? मैं तो अपनी नई मामी से मिलने आया था, लेकिन जाने दो, शायद मेरे नसीब में मामी का प्यार ही नहीं है। यह कहकर वह मुंह लटका कर वहां से जाने लगा। तभी मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की, और उसे रोकने के चक्कर में मैंने उसका हाथ जोर से खींच लिया। वह मेरे एकदम करीब आ गया। उसे हटाते हुए मैंने माफी मांगते हुए कहा, सॉरी पंकज, मैंने तुम्हें गलती से खींच लिया। फिर उसे समझाते हुए कहा, पंकज, रंजीत की बातों को दिल पर मत लो।
असल में मैं अपने पति की उतनी परवाह नहीं करती। वह सिर्फ मेरी संपत्ति के लिए मेरे आगे पीछे घूमता रहता है। उसकी आंखों में एक चमक आई और उसने धीरे से कहा, मामी, मुझे पता है कि तुम अच्छे दिल वाली हो, लेकिन मैं यहाँ पराई ही समझता हूँ। मुझे तो तुम्हारी और मामी की याद आएगी जब मैं वापस लौटूंगा। मैंने उसे यकीन दिलाने की कोशिश की। नहीं पंकज, तुम्हारी जगह हमारे घर में हमेशा बनी रहेगी। तुम जब चाहो आ सकते हो। उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, मैं चाहूंगा कि यहाँ रहूं, लेकिन क्या मामा समझेंगे? मैंने पंकज को बताया, अगर तुम्हारे कपड़ों पर कुछ गिरा होता तो उन्हें साफ भी मैं ही करती, जैसे तुम्हारे कपड़ों को साफ कर रही हूँ। अगर तुम्हें सच में मुझसे अपने लाड करवाने हैं तो तुम यहीं रुक जाओगे, नहीं तो रंजीत की बातों को दिल पर लेकर चले जाओगे। इसलिए मैंने ऐसा किया। अब फैसला तुम्हारा है। पंकज ने मुस्कुराते हुए कहा, मामी, सच कहूं तो मुझे पहले गुस्सा आ रहा था, लेकिन तुम्हारी प्यारी बातों ने मेरा सारा गुस्सा भगा दिया। अब तो सिर्फ तुम्हारे लिए मैं यहीं रुक रहा हूँ। समझ लो कि मैं अब तुम्हारा हूँ। ये कहते हुए पंकज ने मुझे गले से लगा लिया। उसकी छोटी छोटी बातें मेरे मन पर असर डालने लगी थी। देखते ही देखते उसे घर आए 5 दिन हो गए। इन 5 दिनों में वह घर का सदस्य बन गया था। हर सुबह रंजीत उसे अपने साथ दुकान पर ले जाते थे। रंजीत का जो स्टोर्स था और वह पंकज को बोरियत से बचाने के लिए अपने साथ ले जाते थे। पंकज के आने से घर में काम का बोझ बढ़ गया था। सासू माँ तो पूरा दिन मंदिर में बिता देती थी, जिससे घर के कामों में उनकी कोई मदद नहीं मिलती थी। मेरे पति की आमदनी भी इतनी नहीं थी कि हम किसी नौकरानी को रख सकें। पूरा घर बस उनकी दुकान की कमाई पर चल रहा था। एक दिन मैंने रंजीत से कहा, रंजीत, मुझसे अब इतने सारे काम नहीं होते। घर में खाने पीने की बहुत चोंचले हैं और अब एक और सदस्य भी आ गया है। सासू माँ भी मेरी कोई मदद नहीं करती। शायद सासू माँ ने हमारी सारी बातें बाहर खड़े होकर सुन ली थीं। वह तुरंत कमरे में आई और मुझे डांटने लगी। अब तुम मुझसे इस उम्र में काम करवाना चाहती हो और अपने पति के कान भर रही हो। फिर सासू माँ और मेरे बीच बहस शुरू हो गई। रंजीत ने हमें शांत कराने की कोशिश की। उन्होंने कहा, तुम दोनों शांत हो जाओ। अब माँ से काम नहीं होता और मैं घर में नौकर नहीं रख सकता, तो जिस व्यक्ति के कारण घर में काम बढ़ा है वही तुम्हारी मदद करेगा। फिर रंजीत ने कहा, पंकज अब दुकान पर नहीं जाएगा, वह घर पर रहेगा और तुम्हारी मदद करेगा। मेरे पति ने अपनी जिम्मेदारियों से छुटकारा पाने के लिए अपने जवान भांजे को मेरे साथ घर में अकेला छोड़ने का फैसला सुनाया था। मैंने इस पर कुछ नहीं कहा और उसके फैसले को मानते हुए हामी भर दी। मुझे समझ में आ गया था कि रंजीत ने अपने लिए और हमारे परिवार के लिए जो निर्णय लिया है वह सही है। अगले दिन से पंकज मेरे साथ घर पर रहने लगा। सुबह के कामों में वह मेरी मदद करने लगा। नाश्ता करने के बाद सासू माँ मंदिर चली जाती थी और रंजीत दुकान के लिए निकल जाते थे। उनके जाने के बाद मैं नाश्ता करती और पंकज मेरे साथ बैठकर नाश्ता करता। पंकज की एक अजीब हरकत धीरे धीरे मेरी नजर में आने लगी। जब तक सासू माँ और रंजीत घर पर होते, तब तक पंकज मुझसे दूरी बनाए रखते हुए काम में मेरी मदद करता। लेकिन जैसे ही रंजीत और सासू माँ घर से बाहर जाते, पंकज का व्यवहार बदल जाता। वह मेरे एकदम करीब आने लगता। अच्छी बात यह थी कि सासू माँ कभी भी अचानक घर आ जाती थी, जिससे पंकज थोड़ा डर जाता था। सुबह के समय जब सासू माँ और रंजीत घर से बाहर जाते, तो पंकज मुझे अपनी व्यक्तिगत कामों के लिए कहने लगता। जैसे जब वह नहाने जाता तो मुझे कहता कि उसके कपड़े बिस्तर पर निकाल कर रख दूं। हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि वह मुझे यह बताने लगा कि मुझे कौन सी साड़ी पहननी चाहिए। हालांकि मैं उसके इन सारे व्यवहार को नजरअंदाज कर रही थी। एक बार उसने मुझसे नहाने का पानी भरने के लिए कहा। उस दिन सब्जी की ऑर्डर को लेकर मैं बहुत गुस्से में थी। मैंने उसके बाथरूम में नहाने के लिए बहुत गर्म पानी भर दिया। कुछ देर बाद पंकज नहाने के लिए बाथरूम से दौड़ता हुआ सीधे मेरे कमरे में आ गया। उसके शरीर पर केवल एक तौलिया लिपटा हुआ था, बाकी वह वैसे ही मेरे सामने खड़ा था। पंकज का शरीर कसा हुआ था और भले ही वह मेरा पति न था, लेकिन वह निश्चित रूप से जवान था। कमरे में आते ही वह उछलने लगा। मामी, मुझे कुछ जल गया है,
कहकर वह मेरी तरफ बढ़ा। मैंने गुस्से में उसके नहाने के लिए बहुत गर्म पानी भर दिया था। शायद उसने पहले पानी कितना गर्म है ये चेक नहीं किया था। मैंने उसे कहा, अरे पंकज, तुमने पानी चेक नहीं किया था, लेकिन नहाने की शुरुआत में ही कोई उस जगह पानी डालता है। मामी, मुझे बहुत जलन हो रही है, जो कोई भी क्रीम है जल्दी से यहाँ लगा दो। कहते हुए वह मेरे बिस्तर पर बैठ गया। उसने अपने पैर की ओर इशारा करते हुए दिखाया कि कहो, जलन हो रही है। तो मैं घबरा सी गई थी। मैंने कहा, मुझसे गलती हो गई, मुझे गुस्से में इतना गर्म पानी नहीं डालना चाहिए था, लेकिन तुम्हें भी पहले देख लेना चाहिए था कि पानी कितना गर्म है। पंकज ने जवाब दिया, ये सब छोड़ो, पहले मेरा जला हुआ पैर देखो। वह बोलने लगा। उस समय लाज और डर के मारे मैंने धीरे धीरे उसके पैर पर से तौलिया हटाना शुरू किया। उसका पैर घुटने से ऊपर तक जला हुआ था। उस जवान लड़के को यूं छूने में मुझे बहुत लाज आ रही थी। तौलिया हटाने से पहले मैंने पंकज की तरफ एक नजर डाली। उसकी नजर देखकर मैं उससे दूर हो गई। फिर मैंने उससे कहा, तुम ये सब झूठा नाटक कर रहे हो, है ना? इस पर वह बोला, मामी, मैं तुमसे सच सुनना चाहता था कि क्या तुमने जानबूझकर मेरे लिए नहाने का गर्म पानी रखा है? मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ कि बिना देखे नहाने बैठ जाऊं। मुझे यह जानना था कि तुम्हारे मन में मेरे लिए गुस्सा है या चिंता। मैं तो अपनी मम्मी के साथ एक छोटा सा मजाक कर रहा था। उस समय में पंकज पर मैं बहुत गुस्सा थी। तभी उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने करीब खींचा और वह मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला, मामी, तुम्हें मैं कैसा लगता हूँ? उसका सवाल मुझे अजीब लगा। मैंने कहा, पंकज, यह तुम क्या अजीब हरकत कर रहे हो? मैं तुम्हारी मामी हूँ, ये मत भूलो। मेरा हाथ छोड़ो, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारे मामा से कर दूंगी। तुम्हारा यह बर्ताव देखकर तुम्हारे मामा तुम्हें इस घर से बाहर निकाल देंगे। उस पर उसने कहा, मामा मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते। पंकज की पकड़ और भी खड़ी होती जा रही थी। तब मैं उसके जितना करीब थी उतना तो कभी मैं अपने पति के भी करीब नहीं गई थी। पंकज की वजह से मेरी ताकत बहुत कम हो रही थी। तब उसने मुझसे प्रेम के शब्द बोलने शुरू कर दिए। तभी बाहर से जोर से बहू ऐसी आवाज आई। उस दिन पहली बार सासू माँ के मुझे दी हुई आवाज बहुत मीठी लगी थी, क्योंकि उनके आने से मैं पंकज से अपनी जान छुड़ा पाई थी। सासू माँ की आवाज सुनते ही पंकज ने मुझे अपने से दूर किया। एक बार रंजीत घर गया तो मैंने तय किया कि मैं उससे उसकी सब्जी की शिकायत जरूर करूंगी। रात को सोने से पहले रंजीत ने मुझसे एक सवाल किया कि अब तुम्हारे काम का बोझ काफी कम हो गया होगा ना पंकज? तुम्हारी मदद तो करता है ना? मैं रंजीत को कुछ बताने ही वाली थी कि पंकज हमारे कमरे में आ गया और वह रंजीत से पूछने लगा कि मामा, तुम छोटे बच्चे की तरह दूध क्यों पी रहे हो? इस पर मैंने उसे जवाब दिया कि तुम्हारे मामा को कैल्शियम की कमी है, इसलिए वह रोज रात को दूध पीते हैं। तुम्हें इससे कोई परेशानी है क्या? रात के समय पति पत्नी के बीच में मत आओ। ऐसा कहकर मैंने पंकज को हमारे कमरे के बाहर निकाल दिया। अभी जो मैंने पति पत्नी के प्रेम के बारे में कहा था, उसे सुनकर रंजीत के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। वह मुझे प्यार से देखने लगा था। मैं उसके पास जाकर अपने हाथों से उसे दूध पिलाने लगी। उसके बाद हम दोनों सो गए। दूसरे दिन रात को दूध का गिलास रसोई में रखने के लिए मैं अपने कमरे से बाहर आई। रसोई में जाते समय अचानक पंकज ने मुझे अपने कमरे में खींच लिया। उसने तब भी मेरा हाथ कसकर पकड़ रखा था उसका। वह बेहुदा व्यवहार देखकर मैंने कहा, पंकज, यह क्या बेहुदा हरकत है? मैं तुम्हारी मामी हूँ, यह मत भूलो। अगले 5 सेकंड में अगर तुमने मेरा हाथ नहीं छोड़ा तो मैं जोर से चिल्लाऊंगा। मामी, तुम माइक लेकर भी चिल्ला लो, तुम्हारे पति रात को नहीं उठने वाले। ये तो मुझे पता है, उनकी पत्नी ने उन्हें नींद का दवा मिला हुआ दूध पिलाया है, इसलिए वह गहरी नींद में सोएंगे। पंकज की बातें सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। उसने अपना मोबाइल मेरे सामने रखा और कहा, मीरा मामी, मैंने तुम्हें तुम्हारे पति के दूध में नींद की दवा मिलाते हुए देखा है। सिर्फ मैंने ही नहीं, मेरे इस मोबाइल ने भी तुम्हारे सारे कृत्य रिकॉर्ड किए हैं। अगर यह वीडियो मेरे मामा ने देख लिया तो क्या होगा, यह सोच लो। रंजीत मेरे पास ना आए, इसलिए मैं हर रात छुपकर उसके दूध में नींद की दवा मिला देती थी। उस वीडियो को दिखाकर पंकज मुझे ब्लैकमेल करने लगा और मुझसे नजदीकी बढ़ाने की कोशिश करने लगा, जिसे मैं सामान्य समझती थी। वह इतना चालाक निकला, यह मुझे नहीं पता था।
तब पंकज से मीठी मीठी बातें करने के अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं था। इसीलिए मैं उसकी तरफ घूमकर उसके गले में हाथ डालकर खड़ी हो गई और उससे बोली, पंकज, मैं तो तुमसे मजाक कर रही थी। जब से तुम यहाँ आए हो तुम मेरे गले का हार हो। बस मैं सामने से कुछ बोल नहीं सकती थी। आज देखो मौका सही मिला है। मेरी तुम्हारे पास आने की इच्छा है। मैं पंकज को इतने व्यर्थ से गले लगाई कि उसे मेरी बातों पर विश्वास हो गया। थोड़ी देर बाद मैं पंकज से बोली, पंकज, मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। मैं कल आकर तुमसे मिलती हूँ। ऐसा कहकर मैं उसके कमरे से धीरे से बाहर निकल गई। अगले दिन से रंजीत, मेरे पति, उसे अपने साथ दुकान पर ले जाने लगे। मुझे पंकज पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। अगर उसने गलती से भी रंजीत के सामने मुंह खोल दिया होता तो मेरे पति रंजीत मुझ पर कैसे बरसते, इसकी तो मुझे कोई कल्पना ही नहीं थी। उन दोनों के दुकान पर जाने के कुछ समय बाद मैं भी हमारे दुकान पर गई। मुझे पंकज पर नजर रखनी थी कि वह उसके सामने मेरे बारे में कुछ बोल तो नहीं रहा है। जब मैं दुकान के सामने पहुंची तो अंदर मुझे कोई नहीं दिखा, तो मैं दुकान में चली गई। अंदर मुझे एक तहखाना दिखा जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैं उस दरवाजे से नीचे नहीं जा सकती थी, लेकिन मुझे अंदर से किसी की आवाज आ रही थी। सीढ़ी ना होने के कारण मैं नीचे नहीं जा पा रही थी, इसलिए मैं कान लगाकर सुनने लगी। अंदर से मुझे रंजीत और पंकज की बातें सुनाई थी। रंजीत पंकज से पूछ रहा था, आखिर कब तक इसे होश आएगा? जल्दी से इसका इलाज कर और अपने पैसे लेकर इस लड़की के साथ यहाँ से हमेशा के लिए निकल जा। लड़की? कौन सी लड़की? मेरे पति ने किस लड़की को इतना लाड़ प्यार दिया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मैंने पंकज को बोलते सुना। वह रंजीत से पूछ रहा था, तू इस लड़की का चेहरा मुझे क्यों नहीं दिखा रहा? ये है कौन कौन? उसके सवाल पर रंजीत ने जवाब देने के बजाय उस पर चिल्लाकर उसे चुप करा दिया। पंकज ने मेरे बारे में मेरे पति से कुछ कहा होगा, ऐसा तो नहीं लग रहा था। तभी मुझे अंदर से उनके बाहर निकलने की आवाज आई। मैं तुरंत दुकान से घर की तरफ भागी। घर पहुंचते ही मैंने प्लान बनाया कि रात में रंजीत को नींद की दवा दिए बिना मैं पंकज के कमरे में जाकर उस पर जबरदस्ती का आरोप लगाऊंगी। जैसे ही रंजीत समझेगा वो पंकज को हमेशा के लिए घर से निकाल देगा। शाम को जब रंजीत घर आया तो मैंने उसे सासू माँ के कमरे में जाते देखा। उनके कमरे में जाते वक्त उसके चेहरे पर चिंता दिख रही थी। जैसे ही वह अंदर गया मैं दरवाजे के पास खड़ी होकर कान लगाकर सुनने लगी। रंजीत सासू माँ से कह रहा था, माँ, तुम मुझे दिन भर से इतने कॉल क्यों कर रही थी? ऐसा क्या भूकंप आ गया है? सासू माँ बोली, अब इसे भूकंप ही कहना पड़ेगा रंजीत। तेरी शादी को 1 महीना होने वाला है। अभी तक तेरी बीवी से कोई खुशखबरी सुनने को नहीं मिली। तू मर्दों में से तो है ना? अगर वह जल्दी गर्भवती नहीं हुई तो सासू माँ कुछ और बोलती। तभी पीछे से पंकज ने मामी कहकर आवाज दिया। पंकज की आवाज सुनकर सासू माँ चुप हो गई। शायद उन्हें शक हो गया था कि मैं बाहर हूँ। तब मैंने पंकज की तरफ ध्यान न देते हुए किचन की तरफ चली गई। रात में अपने प्लान के मुताबिक जैसे ही रंजीत सोने गया मैं पंकज के कमरे में चली गई और उसे प्यार से गले लगा लिया। फिर मैंने कहा, पंकज, मैंने जो वादा किया था वह मैंने निभाया। अब मैं तुमरी हूँ। जैसे ही पंकज मेरे पास आया मैंने उसका हाथ पकड़कर बचाओ बचाओ चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरी आवाज सुनकर रंजीत दौड़ता हुआ वहां आया। तब मैंने रंजीत से कहा, रंजीत, तुम्हारे भांजे ने मुझ पर जबरदस्ती करने की कोशिश की है। अभी के अभी इसे घर से बाहर निकालो। रंजीत मेरे पास आया और मुझे थप्पड़ मारते हुए बोला, पंकज ने मुझे दोपहर में सब कुछ बता दिया था। मुझे पता चल गया था कि तुम मुझे नींद की दवा दे रही हो। अब मैं और पंकज दोनों ही तुम पर प्यार की बारिश करेंगे। ऐसा कहते ही वह दोनों बदमाश मुझे चिल्लाने लगे। तभी बाहर से पुलिस वैन की आवाज आई। कुछ ही देर में पुलिस कमरे के अंदर आ गई। मुझे पहले से ही पंकज पर शक था। उस शाम को सासू माँ और मेरे पति की बातें सुनकर तो मैं और भी परेशान हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वे दोनों मुझे जल्द से जल्द गर्भवती करके मुझसे क्या फायदा लेना चाहते थे। लेकिन मुझे यह जरूर पता चल गया था कि मेरी जान उस घर में खतरे में है। इसलिए मैंने पहले ही पुलिस को घर में हो रही सारी गड़बड़ी की जानकारी दे दी थी। फिर पुलिस ने उन दोनों बदमाशों के साथ सासू माँ को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के साथ मैं हमारे दुकान पर गई। वहां पहुंचते ही दुकान की जांच शुरू हुई। वहां हमें एक लड़की सोई हुई मिली।
उसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था। जैसे ही हमने उस लड़की के शरीर से कंबल हटाया, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन थी। डॉक्टरों ने उसकी जांच की तो पता चला कि वह कोमा में है। रंजीत मेरी बहन का पति था। उनकी शादी के कुछ ही दिनों बाद रंजीत ने आरोप लगाया कि मेरी बहन भाग गई है। बड़ी बेटी के भागने की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, ऐसा कहते हुए रंजीत ने मेरे पिता से मेरी मांग की थी। इज्जत बचाने के लिए पिताजी ने मेरी शादी उससे कर दी। जब पुलिस ने रंजीत का बयान दर्ज किया, तब पता चला कि उस बदमाश सास ने मेरे पिता की संपत्ति हड़पने के लिए मेरी बहन पर अत्याचार किया था। लेकिन उसने यह कहकर उन बदमाशों से खुद को छुड़ाने की कोशिश की थी कि मैं उनकी सौतेली बेटी हूँ और सारी संपत्ति मेरी छोटी बहन के नाम है। हालांकि मेरे अपने रिश्तेदार ने मेरी बहन पर इतना अत्याचार किया कि वह कोमा में चली गई थी। उसने संपत्ति पाने के लिए मुझसे शादी की थी। उसका प्लान था कि जब मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो गर्भ के कारण मैं कोई कदम नहीं उठा पाऊंगी और उस समय मेरे पिता की संपत्ति आसानी से मिल जाएगी। पंकज एक छोटे से गांव में एक छोटा क्लिनिक चलाने वाला डॉक्टर था। उसे लाख देने का लालच देकर कुछ दिनों के लिए मेरी बहन का इलाज करने के लिए बुलाया गया था। उन तीनों अपराधियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। मेरे पिता ने यह सोचकर शादी किया था कि वह एक साधारण और भोला इंसान है, लेकिन उसके इस मीठे स्वभाव के पीछे इतना काला चेहरा होगा इसका हमें अंदाजा भी नहीं था। मेरा भाग्य अच्छा था कि मैं उस सब से बाहर निकल पाई। अब मैं यही प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरी बहन जल्दी ठीक हो जाए। दोस्तों, आजकल लोग एक चेहरे के पीछे कई झूठे चेहरे लेकर घूमते हैं। कौन किस तरह से विश्वासघात करेगा, कहना मुश्किल है। जैसे ही आपको लगे कि कुछ गलत हो रहा है, तुरंत सुरक्षा विभाग से संपर्क करना चाहिए। हर कहानी की तरह हमारी कहानी भी एक गहरी शिक्षा देती है, जो जीवन की सच्चाइयों और चुनौतियों का सामना करने के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में काम करती है। यह कहानी हमें रिश्तों की जटिलता और उनमें छिपे भावनात्मक संघर्ष को समझने का एक गहरा और संवेदनशील दृष्टिकोण देती है। इस कहानी में मुख्य महिला पात्र अपने पति से उम्र के बड़े अंतर के कारण पैदा हुए मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक तनाव का सामना कर रही है। पति और पत्नी के बीच बढ़ती दूरी और उनकी शादीशुदा जिंदगी में प्रेम और समझ की कमी एक ऐसा मुद्दा है जो समाज के कई हिस्सों में प्रासंगिक है। सबसे पहली शिक्षा हमें यह मिलती है कि शादी में उम्र का बड़ा अंतर कई बार रिश्तों में असमानता और अलग अलग जीवन के अनुभवों को जन्म देता है। जब पति और पत्नी के बीच उम्र का अंतर बड़ा हो तो उनके सोचने और समझने के तरीके, उनकी पसंद और प्राथमिकताएं भी बहुत अलग हो सकती हैं। महिला जो 19 साल की उम्र में एक 30 वर्षीय व्यक्ति से शादी करती है, उस रिश्ते में अपने आप को फिट नहीं कर पाती, क्योंकि पति और पत्नी की भावनात्मक और मानसिक अवस्थाएं काफी अलग होती हैं। महिला का अपने पति से नफरत करना और उनकी आदतों से परेशान होना इस बात को दर्शाता है कि किसी भी रिश्ते में भावनात्मक सामंजस्य होना जरूरी है। केवल उम्र या सामाजिक दबाव के कारण शादी करना किसी को जीवन भर के लिए खुशी नहीं दे सकता। यहाँ यह स्पष्ट होता है कि रिश्तों को मजबूती देने के लिए उम्र से ज्यादा जरूरी है समझदारी और आपसी प्रेम। कहानी में पति और पत्नी के बीच स्पष्ट संचार की कमी है। पति अक्सर व्यस्त रहते हैं या दोस्तों के साथ शराब पीने चले जाते हैं, जबकि पत्नी अकेली और उपेक्षित महसूस करती है। यह दिखाता है कि रिश्ते में संचार और एक दूसरे के साथ समय बिताना कितना जरूरी है। जब पति पत्नी के बीच संवाद नहीं होता तो गलतफहमियां और मनमुटाव बढ़ने लगते हैं। एक अच्छा रिश्ता तभी सफल हो सकता है जब दोनों साथी एक दूसरे की भावनाओं को समझें और उनकी सराहना करें। पति और पत्नी के बीच संवाद की कमी और उनके अलग अलग जीवन शैली के कारण उनके बीच का रिश्ता धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। इससे यह शिक्षा मिलती है कि चाहे रिश्ते में कितना भी व्यस्त जीवन हो, संवाद और समय निकालना बहुत जरूरी है। इसके बिना रिश्ता भावनात्मक रूप से कमजोर हो सकता है, जो अंततः दूरी और नफरत की ओर ले जाता है। कहानी में सास का किरदार भी महत्वपूर्ण है। सास का अपनी बहू पर गुस्सा करना और उसे कई बार कमतर समझना एक ऐसी स्थिति है जो कई भारतीय परिवारों में आम है। यह दिखाता है कि पारिवारिक रिश्तों में महिलाओं पर एक प्रकार का दबाव दिखाता है
कि पारिवारिक रिश्तों में महिलाओं पर एक होता है कि वे हर स्थिति में परफेक्ट हों, जबकि उनके अपने मनोभाव और समस्याएं अनदेखी रह जाती हैं। महिला के लिए अपनी सास और पति के बीच खुद को संभालना और अपने अस्तित्व को बचाए रखना एक बड़ा संघर्ष है। इससे यह सीख मिलती है कि परिवार में सहयोग और समझ होनी चाहिए, न कि किसी एक पर दबाव डालने की आदत। परिवार के सभी सदस्यों को एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और समर्थन देना चाहिए। कहानी में पंकज का किरदार एक और दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। 19 साल का यह लड़का, जो महिला का भांजा है, अपनी उम्र के हिसाब से जोश और ऊर्जा से भरा है। उसकी उपस्थिति से यह दिखता है कि कैसे युवा पीढ़ी की सोच और उनके जीवन के अनुभव अलग होते हैं। पंकज की उम्मीदें और सोच महिला के जीवन से काफी अलग हैं, और इससे यह शिक्षा मिलती है कि हर पीढ़ी की अपनी आकांक्षाएं होती हैं, जिन्हें समझना और स्वीकार करना जरूरी है। युवा पीढ़ी की सोच और विचारों का सम्मान करना जरूरी है, और उन्हें उनके फैसले लेने की स्वतंत्रता देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पंकज की जिंदगी का संघर्ष महिला के संघर्ष से अलग हो सकता है, लेकिन दोनों के बीच एक प्रकार की समझ और समर्थन होनी चाहिए। इससे पारिवारिक रिश्तों में बेहतर सामंजस्य और सहयोग का विकास होता है। कहानी का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि समाज की अपेक्षाओं के कारण महिला को अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता खोनी पड़ती है। 19 साल की उम्र में उसकी शादी एक बड़े आदमी से कर दी जाती है, जो उस समय के सामाजिक मानकों के अनुसार सही माना जाता है। लेकिन इस सामाजिक दबाव के कारण वह अपने जीवन का आनंद नहीं ले पाती, और न ही वह अपने मन की इच्छाओं को पूरा कर पाती है। यह शिक्षा देती है कि समाज की अपेक्षाओं और दबाव में आकर कोई भी फैसला लेना किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खत्म कर सकता है। हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी जीने का हक है, और रिश्तों में भी यह आजादी होनी चाहिए। समाज के नियम और परंपराएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उन्हें किसी की स्वतंत्रता और खुशियों का हनन नहीं करना चाहिए। कहानी के अंत में महिला अपने जीवन के बारे में सोचने लगती है, और उसे महसूस होता है कि उसे अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने चाहिए। उसे अब इस बात का एहसास हो जाता है कि उसे अपने आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता के साथ जीना चाहिए। यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि चाहे रिश्तों में कितनी भी परेशानियां हों, हर व्यक्ति को अपने आत्मसम्मान का ध्यान रखना चाहिए। आत्मनिर्भर होना और अपने जीवन के फैसले खुद लेना एक स्वस्थ मानसिकता और बेहतर जिंदगी के लिए जरूरी है। कहानी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि रिश्तों में प्रेम, समझदारी और आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। केवल सामाजिक नियमों और अपेक्षाओं के कारण रिश्ते निभाने से वे सफल नहीं हो सकते। रिश्तों में संवाद और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान जरूरी है, और परिवार में हर सदस्य को अपनी जगह और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। रिश्तों को मजबूत करने के लिए आपसी समझ, समय देना और एक दूसरे की भावनाओं को समझना बेहद जरूरी है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, ताकि हमारी अगली कहानी का अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।